मेरी पत्नी ने मुझसे पूछे बगैर अचानक अबॉर्शन करवा लिया। हालांकि वो जानती थी कि मुझे बच्चों की कितनी चाहत थी। मैं गुस्से में उसे तलाक देने लगा तो वो कहने लगी, खुदा के लिए मुझे तलाक मत दो, क्योंकि वो बच्चा आपका नहीं था, इसीलिए मैंने अबॉर्शन करवा दिया। मैं हैरान होकर उसे देख रहा था। वो कितनी बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर मेरे ही मुंह पर कह रही थी कि वो बच्चा मेरा नहीं था। मैंने उससे दहाड़ कर पूछा, अगर वो बच्चा मेरा नहीं था तो फिर किसका था? वो रोते हुए कहने लगी, क्योंकि वो बच्चा तो आपके ही। मेरी आंखों में इस वक्त इतना कहर था कि अपनी पत्नी को जान से ही मार डालता। वो होती कौन थी इतना बड़ा कदम उठाने वाली? मैंने ये भी नहीं देखा कि उसकी हालत क्या है। उसकी रंगत इस समय पीली पड़ चुकी थी, आंखों के नीचे गहरे हल्के थे। वो अभी कुछ देर पहले ही अबॉर्शन करवा कर आई थी। वो कैसे मेरे बच्चे को मार सकती थी? मेरी औलाद का कत्ल उसने किससे पूछ कर किया था? मेरा गुस्सा जायज था। मैंने उसका हाथ दबोच कर उसे बेड पर फेंका था। वो करहा कर रह गई थी। पहले ही तकलीफ में थी और मेरे यूं फेंकने पर दर्द से बिलबिला उठी थी। मैं उस दिन अपने ऑफिस में था कि अचानक से मेरे बॉस को अंजाइना का पेन हुआ था। मैं और दूसरे कलीग उन्हें अस्पताल ले गए। बॉस का बीपी शूट कर गया था। हम सब इसी भाग दौड़ में लगे हुए थे। मैंने मेडिसिन ली और बाजू के कमरे में देने के लिए जाने लगा कि अचानक मुझे मेरी पत्नी सामने एक लेडी डॉक्टर के पास खड़ी नजर आई। उसकी प्रेगनेंसी की चौथा महीना लगा हुआ था। मुझे लगा शायद अपने चेकअप के लिए आई होगी। मैंने बॉस की मेडिसिन अपने दोस्त को पकड़ाई और कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ घर जा रहा हूँ। वैसे भी बॉस की तबीयत अब पहले से ठीक हो चुकी थी। मैं गुलनाज की तरफ बढ़ने लगा। मेरी पत्नी गुलनाज की मेरी तरफ पीठ थी। इससे पहले कि मैं उसके पास पहुंचता, गुलनाज की बात सुनकर मेरे पांव वहीं जम गए थे। पहले तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था। अभी कुछ देर पहले ही तो मैं उसके साथ उसका चेकअप करवाने आया था। अल्ट्रासाउंड में पता चला था कि बेटा है। माँ भाई सब घर वाले कितने खुश थे। और आज आज वो डॉक्टर से कह रही थी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दिया। आपको नहीं पता ये बच्चा मेरे लिए किस तकलीफ का कारण था। मैं इसे छुटकारा पाकर बहुत सुकून से हूँ। आपने मेरा अबॉर्शन करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। शब्द थे या कोई बम फटा था मेरे ऊपर? क्या मेरा बच्चा उसके लिए मुसीबत था? मैंने उसके शरीर की तरफ देखा तो मेरा दिल धक से रह गया था। वो मेरे बच्चे को मार चुकी थी, मगर क्यों? उसने क्यों मेरे बेटे को दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर डाला? मैं गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था। उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ किया। वो मुझे देखकर एकदम घबरा गई थी। रंगत सफ़ेद पड़ गई थी, बदहवास हो गई। मैंने कहा, तुमने अपना अबॉर्शन करवाया है, मेरे बच्चे को तुम कैसे मार सकती हो? मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल था। मेरा जी चाह रहा था कि गुलनाज का गला दबा दूं। मैंने गुलनाज का हाथ पकड़ा और तेज कदम बढ़ाता हुआ उसे अस्पताल से बाहर ले जाने लगा, क्योंकि मैं अस्पताल में कोई तमाशा नहीं चाहता था। वो बार बार मुझसे कह रही थी कि मैं इतना तेज नहीं चल सकती, मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ। लेकिन जो काम उसने किया वो सब मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था? घर लाकर मैंने उसे सीधा कमरे में ले गया था और गुस्से के मारे उसे बेड पर धकेला था। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई अपने ही बच्चे का कत्ल करते हुए? वो रोने लगी, कहने लगी, हाँ नहीं आई मुझे शर्म। मुझे जरा भी दया नहीं आई उस बच्चे को मारते हुए। वो बच्चा नहीं था, पल पल मेरी तकलीफ का कारण था। मुझे पल पल की मौत मार रहा था। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी उसको अपने शरीर में पालते हुए। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैंने उसके दोनों जबड़ों को अपने हाथों में सख्ती से दबोच कर कहा, मेरा बच्चा तकलीफ था तुम्हारे लिए। मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत तुम्हें तकलीफ दे रही थी। अपने वजूद में तुमने मेरे बच्चे की जान ले ली। मेरी बात पर वो चिल्लाकर बोली थी, वो बच्चा आपका नहीं था, बल्कि वो बच्चा तो आपके। और जो सच मैंने अपनी पत्नी गुलनाज के मुंह से सुना था, मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे थे। मुझे हर वो बात याद आने लगी थी। मेरा संबंध गांव के सरदार कबीले से था। मैं अपने माँ बाप का बड़ा बेटा था। मेरा एक ही छोटा भाई था जो हम सबको जान से प्यारा था। मुझसे 10 साल छोटा था और अभी सिर्फ 18 साल का था। एक दिन मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की बात की तो मैं टाल न सका, लेकिन मैंने उनसे अपनी पसंद का इजहार किया कि मैं लड़की पहले से पसंद कर चुका हूँ, तो उन्होंने भी इनकार न किया। मेरी पसंद की लड़की को बहू बनाने पर खुशी खुशी राजी हो गए। अगले ही दिन वो लोग मेरा रिश्ता लेकर सरदार के पास गए तो उन्होंने इस रिश्ते पर राजी खुशी इजहार किया था।
लेकिन जब मेरे माँ बाप ने लड़की देखने की फरमाइश की तो वो लोग लड़की को भी लेकर आए थे। लड़की मेरे माँ बाप को पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, और दूसरी वजह ये थी कि वो लोग भी हमारी तरह सरदार कबीले से ही संबंध रखते थे। इसी वजह से शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, और कुछ ही दिनों में दूसरे सरदार कबीले की बेटी से मेरी शादी हो गई थी। सरदार की बेटी बेहद खूबसूरत थी। जब मैंने पहली बार उसे देखा तभी उस पर अपना दिल हार बैठा था, और अब तो वो मेरी मिल्कियत में थी। मैं उसे अपनी दुनिया जहान की हर खुशी देना चाहता था। अभी हमारी शादी को पहला दिन था, और जब मैं कमरे में आया तो मेरी पत्नी गुलनाज बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मुझे लगा शायद शादी का पहला दिन है इसलिए घबरा रही है, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा, तो वो मेरा हाथ झटकती हुई मुझसे यूं दूर हुई जैसे मुझ में कोई अछूत की बीमारी है। शादी की पहली रात नई नवेली दुल्हन का ये रूप देखकर मैं बेहद हैरान था, क्योंकि वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगा शायद नेचुरल शर्म झिझक के कारण ऐसा हो रहा है। खैर, मैंने बहुत ही प्यार और नरमी से बातचीत शुरू की थी, लेकिन वो अपने आप में ही सिमट रही थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरी पत्नी कमरे में नहीं थी। समय देखा तो अब भी सुबह के 6 बजे थे। मैं परेशानी से उठ बैठा कि आखिर इतनी सुबह सुबह वो कहाँ जा सकती है। मैं कमरे से बाहर आया और लगभग सारी हवेली में निगाह दौड़ाई, लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर न आई। मैं अपने कमरे में वापस आ गया। सोचा फ्रेश होकर उसे हवेली में इधर उधर देखता हूँ, लेकिन अभी इससे पहले मैं उसे ढूंढने के लिए जाता, वो डरी सहमी सी खुद ही कमरे में आई थी। मुझे देखकर और भी ज़्यादा घबरा गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मैं हैरान हुआ कि वो सुबह सुबह कहाँ से आ रही है और इतना परेशान क्यों है। मैंने प्यार से उससे पूछा तो उसने कहा कि वो चहलकदमी की आदी है और बाहर बगीचे में गई थी, और वहाँ हवेली की रखवाली के लिए जो चीते रखे हैं उन्हें देखकर वो डर गई थी। ये चीते अभी कुछ दिन पहले ही मेरे छोटे भाई ने अपने शौक की खातिर मंगवाए थे और उन्हें पिंजरे में रखा था। उसकी बात सुनकर मैंने उसे तसल्ली दी और उसे विश्वास दिलाया कि वो उसे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। वो मेरी बात मान गई और मेरे लिए नाश्ता लेने चली गई। गुलनाज नाश्ता लेकर आई तो उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें देखकर मैं हैरान हो गया था। वो हाँफ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कितना लंबा सफ़र तय करके आई हो। मैं उसकी हालत देखकर परेशान हो गया। उसके हाथ से नाश्ता ले लिया। नाश्ता देखते ही मैं पहचान गया था कि नाश्ता उसने नहीं बनाया होगा, क्योंकि घर में खानसामा मौजूद थे और घर की औरतों का काम सिर्फ घर के मर्दों को लाकर सर्व करना ही था। उस वक्त उसने खुद तो वो नाश्ता नहीं बनाया था। मैं देखकर ही पहचान गया था, लेकिन सिर्फ खाना लाने में ही वो इतना हाँफ गई थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो। मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर उसे हुआ क्या है। वो कोई पहली लड़की तो नहीं थी कि जिसकी शादी हुई थी, और यहाँ उसे मैं किसी तरह की कोई तकलीफ भी नहीं होने देता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका व्यवहार बेहद अजीब था। उसने मुझे कुछ न बताया और चुपचाप कमरे में चली गई। शादी को 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन गुलनाज का व्यवहार अब तक पहले दिन जैसा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है, किस चीज़ का डर है उसे। मेरा व्यवहार तो उससे बहुत अच्छा था। मेरी माँ भी आम रिवायती सास नहीं थी। फिर गुलनाज का डरा सहमा रहना मेरी समझ से बाहर था। एक दिन रात का तीसरा पहर था जब अचानक से मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा गुलनाज कमरे में नहीं थी। मैंने समय देखा तो मुझे झटका लगा, क्योंकि रात के 3 बज रहे थे। रात के इस पहर भला वो कहाँ जा सकती थी, ये सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा था। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और पूरी हवेली छान मारी, लेकिन जैसे ही मैं वापस कमरे की तरफ जाने लगा तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई थी, क्योंकि रात के इस पहर वो मेरे छोटे भाई के कमरे से निकल रही थी। मुझे हैरानगी हो रही थी, वो रात के समय उसके कमरे में क्या लेने गई थी। वो मेरे पास आई और मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया था। मैं तो उसकी हालत देखकर परेशान हो गया था। जो भी था, खैर वो मेरी पत्नी थी और मैं उस पर शक नहीं कर सकता था। फिर मुझसे ज़्यादा मुझे अपने छोटे भाई पर भरोसा था। मैं उसको लिए अपने कमरे में आ गया। उसे बेड पर बिठाते हुए उसे पानी का गिलास दिया। उसने पानी का गिलास होंठों से लगाया तो वो एक ही सांस में सारा पानी पी गई थी। फिर मैंने उससे प्यार से पूछा कि तुम रात के समय मेरे भाई के कमरे में क्यों गई थी। मेरी बात सुनकर वो मुझे देखने लगी और फिर उसने अपना मोबाइल मेरे सामने कर दिया, जिसमें मेरे भाई का मैसेज था। उसका सर दर्द कर रहा था और अम्मा इस वक्त सो चुकी थीं। घर वाले सब सोए हुए थे, इसी वजह से उसने अपनी भाभी से दवाई और दूध का गिलास मंगवाना था, इसीलिए वो उसे दूध और दवाई देने गई थी।
मैं इसे देखकर मैंने अपनी सोच पर लानत भेजी और अपनी बीवी को कहा कि आगे कहीं भी जाए तो मुझे बताकर जाए, क्योंकि मैं परेशान हो जाता हूँ। मुझे बेहद मोहब्बत थी उससे। मैं शक करके अपनी और उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ ख़राब नहीं करना चाहता था। फिर मेरा छोटा भाई भी उसे अपनी बड़ी बहन ही समझता था। लेकिन शायद कुछ चीज़ें मर्दों की नेचुरल होती हैं और वो कभी नहीं बदलती। उस दिन के बाद से ना जाने क्यों मेरे दिमाग में अजीब सी सोचों ने घर कर लिया था। वो सिर्फ ये मेरी सोचों तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि आजकल गुलनाज का व्यवहार मुझे शक भरा लगने लगा था। मैं देख रहा था गुलनाज का मेरे छोटे भाई की तरफ कुछ ज़्यादा ही झुकाव है, लेकिन मैं बार बार इस बात को अपने दिमाग से झटकने लगा था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। मैं उसे फ़ौरन अस्पताल लेकर गया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो डॉक्टर खुश होती हुई बाहर आई। कहने लगी, सरदार साहब मुबारक हो। उसने खुशी की खबर सुनाई थी। मैं उसकी बात समझ गया था और इस नेमत पर अपने रब का शुक्र अदा करने लगा। मैं अपनी बीवी को घर वापस ले आया। हवेली में जब सबको पता चला तो सब ने ही मेरी बीवी को सर आंखों पर बिठाया था। सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन जब से ये खबर मिली थी, गुलनाज पहले से भी ज़्यादा अजीब रवैया रखने लगी थी। उसने एक बार भी मुझसे अपनी खुशी का इजहार नहीं किया था, बल्कि हम सब मिलकर उसका ख्याल रखते। तो इस बात को पता नहीं क्यों वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और सबको कहती कि किसी को कोई ज़रूरत नहीं है उसका यूँ ख्याल रखने की। वो कोई बच्ची नहीं है, अपना ख्याल खुद रख सकती है। जब से ये खबर मिली थी वो काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ भी हो गई थी। और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करती थी वो ये थी कि सबके साथ साथ वो बुरा व्यवहार कर चुकी थी, यहाँ तक कि मेरे साथ भी। मेरी माँ ने भी दबे शब्दों में मुझसे शिकायत की थी कि अपनी बीवी पर थोड़ा ध्यान रखो, वो कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ हो रही है। लेकिन मेरे छोटे भाई के सामने वो आवाज़ तक नहीं निकालती थी। मुझे लगा शायद वो काफ़ी सीरियस तबीयत का मालिक है, इसी वजह से वो उससे डरती होगी। कुछ दिन गुजरे थे जब मैंने अपनी पत्नी और अपनी भाई के बीच अजीब से इशारेबाजी देखे थे। मैंने महसूस किया था कि मेरी बीवी मेरे भाई की बात नहीं टालती थी। उन दोनों के बीच अजीब सी सर्द महरी भी थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों को देखकर मुझे अजीब सी उलझन होने लगती थी। आज भी रात का समय था जब मैं घर वापस आया तो गुलनाज अपने कमरे में नहीं थी। और आज पहले ही मेरा दिमाग बहुत ख़राब था और उस समय गुलनाज का कमरे में ना होना मुझे और भी गुस्सा दिला गया था। न जाने क्यों मुझे यकीन था वो मेरे भाई के कमरे में ही होगी। मैं सीधा अपने छोटे भाई के कमरे में गया, लेकिन ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि रात के समय मेरा भाई भी अपने कमरे में मौजूद नहीं था। मैं हैरान हो गया। उधर बीवी गायब थी तो दूसरी तरफ भाई भी नहीं था। मैं इन दोनों पर शक नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझ पर अजीब सी जलन जैसी हालत हो गई थी। मैं अपने कमरे में आकर गुस्से को काबू करने के लिए यहाँ वहाँ टहलने लगा। लगभग 2 घंटे मैं अपने कमरे में टहलता रहा और उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन गुलनाज ना आई। अब मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, इसलिए मैं गुस्से में कमरे से बाहर निकलने ही लगा था कि तभी अचानक वो सामने से आती हुई नज़र आई थी। मुझे देखा तो मुझे नज़रअंदाज करती हुई वो कमरे के अंदर आ गई। मैंने सिर्फ उससे ये पूछा कि तुम इस समय कहाँ गई थी। पहले तो वो मेरे सवाल पर हैरान हुई और मुझे यूं हैरान होते हुए देखकर मुझे उस पर और भी ज़्यादा हैरत हो रही थी। वो कहने लगी कि मेरा दिल घबरा रहा था, इसी वजह से मैं छत पर गई थी कि ताज़ी हवा में सांस ले सकूं और ताकि तबीयत में कुछ अच्छा लगे। उसकी बात में कितना सच और कितना झूठ था ये तो अभी पता चल ही जाना था। मैंने उसे आराम करने का कहा और ख़ुद कमरे से बाहर निकल आया। अब मुझे अपने भाई के कमरे में जाना था ताकि मैं देख सकूं कि वो इस समय कहाँ है। मैं अपने भाई के कमरे में गया तो वो कमरे में कहीं भी नहीं था। ये देखकर मुझे कुछ सुकून सा मिला था। जो मैं सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरा भाई कमरे में मौजूद नहीं था और मेरी बीवी यहीं थी। इसका मतलब वो सच बोल रही थी, क्योंकि अक्सर मेरा भाई रात को दोस्तों के साथ रहता था। मैंने शुक्र अदा किया और अपने कमरे में आ गया। जब तक मैं कमरे में आया वो सो चुकी थी। मैं भी चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो जाने क्यों मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं अपने भाई से भी पूछूं कि वो रात में कहाँ था। जब सब लोग खाना खाने पहुँचे तो मैंने यूं ही सवाल किया कि तुम रात को कहाँ थे। तो उसने बड़े नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया कि वो रात को अपने दोस्त की तरफ रुक गया था। उसकी सालगिरह थी तो सारे दोस्त वहीं इकट्ठे थे। उसकी बात सुनकर मुझे सुकून हो गया था। फिर मैं अपनी बीबी को देखने लगा, जिसकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक रात मैं जल्दी घर वापस आ गया, लेकिन जैसे ही अपने कमरे में आया तो अंदर से आती आवाज़ों को सुनकर मेरे कदम रुक गए थे। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी।
मैं चुपचाप बेहरकत दरवाजे पर ही रुक गया। अंदर से आती आवाज़ों को सुनकर मेरे होश उड़ने लगे थे। मेरा दिमाग झंझना उठा था। मैंने अपनी बीवी को किसी से बात करते हुए सुना था। वो न जाने फ़ोन पर किससे माफ़ी मांग रही थी। मुझे कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उसके शब्दों में ऐसा कुछ ज़रूर था जो मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए काफ़ी था। मैं आगे बढ़ा और बिना सोचे समझे मौका दिए उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। वो मुझे यूं अचानक अपने सामने देखकर डर गई थी, जबकि उसका ये डर और खौफ मुझे एक आंख नहीं भाया था। वो आज भी मुझसे पहले दिन की तरह डरी सहमी रहती थी। मैंने फ़ोन कान पर लगाकर हेलो हेलो कहा, लेकिन कोई बोला नहीं था। कोई अननोन नंबर था। मैंने कॉल काट दी और उससे सख्त शब्दों में कहा कि आज के बाद मैं तुम्हें फ़ोन पर बात करते किसी के साथ ना सुनूं। उसके लिए शायद मेरा व्यवहार हैरान कर देने वाला था, लेकिन मैं नहीं जानता था क्यों। लेकिन अब मुझे उस पर सख्ती करनी पड़ रही थी। अभी 5 महीने ही गुजरे थे कि एक दिन अचानक मेरी बीबी घर से ये कहकर चली गई कि वो अपनी माँ के घर जा रही है, और फिर मेरी हॉस्पिटल में उससे मुलाकात हो गई। एक पल लगा था और मेरी बीवी ने मेरी सारी खुशियों को नोच लिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए। जो कुछ उसने मुझसे कहा था, मेरे दिल में उसकी मोहब्बत ख़त्म हो गई थी, बल्कि मोहब्बत की जगह नफ़रत भर चुकी थी, क्योंकि उसने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया था। मैंने गुलनाज से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जो कुछ आज तक मैं समझता रहा वो सब मेरा वहम था। वो एक बहुत बड़ी हकीकत बनकर मेरे सामने आई थी। ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ की थी, इसलिए मैंने गुलनाज से कहा कि मैं उसे तलाक दे दूंगा। मेरी बात पर गुलनाज ने मुझे हैरत से देखा। मैं कैसे एक ऐसी औरत के साथ रह सकता था जिसके मेरे घर में मेरे भाई के साथ ही नाजायज़ संबंध थे, और उसके वजूद में उसी का बच्चा था। ये सुनकर वो यूं थी कि बेजान हो चुकी हो। गुलनाज ने मुझसे बस यही कहा था कि वो बच्चा तुम्हारे भाई का था। इससे पहले मैं उसे तलाक देता, वो एकदम ही अपनी हालत की परवाह किए बगैर मेरे कदमों में बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसका रोना मुझे तकलीफ़ दे रहा था, क्योंकि मैंने तो सिर्फ गुलनाज से ही मोहब्बत की थी। लेकिन जो कुछ वो आज करके आई थी और जो कुछ शादी से लेकर अब तक वो मेरे भाई के साथ कर रही थी, मेरा उसके ऊपर से भरोसा उठ गया था। मैं भला कैसे उसे कबूल कर लेता। और फिर रोते रोते जो बात उसने मुझे बताई थी, उसने मेरी दुनिया हिलाकर रख दी थी, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। उसने कहा कि मैं पहले उसकी पूरी बात सुन लूं। कहने लगी कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं था, इसी वजह से मैंने उस बच्चे का अबॉर्शन करवा दिया। मैंने उसे देखा जो गम और गुस्से से निहाल होती बस रोए जा रही थी। मैंने उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। उससे कहा कि मुझे सारी सच्चाई बताओ। उसने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने उसे किस चीज़ की कमी की थी? उसकी सारी हकीकत जानने के बाद मेरे तन बदन में आग सी लग गई थी। उसने मुझे बताया कि शादी से पहले वो किसी लड़के को पसंद करती थी और उसी से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन वो लड़का उसे सिर्फ धोखा दे रहा था। उसके बाप को जब पता चला तो उन्होंने उससे शादी करने से साफ मना कर दिया, और जैसे ही मेरा रिश्ता उनके पास गया था, उन्होंने फ़ौरन से मेरे रिश्ते पर हामी भरी और रिश्ते पर राजी हो गए, और जल्दी ही हमारी शादी भी हो गई। लेकिन शादी वाले दिन वो लड़का भी वहाँ मौजूद था, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई का दोस्त था। मेरे भाई ने इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और मेरी बीवी को ब्लैकमेल करने लगा। वो शादी के बाद सब कुछ भूल चुकी थी, मेरी वफादार पत्नी बनकर रहना चाहती थी, लेकिन मेरे भाई ने ऐसा होने न दिया। वो उसे तंग करता, रातों को अपने पास बुलाने लगा था। कहने लगा अगर गुलनाज ने उसकी बात ना मानी तो वो मुझे सब कुछ बता देगा और उसकी तलाक करवा देगा। उसकी बात सुनकर मेरी बीवी डर गई थी कि अगर मुझे पता चल गया तो मैं उसे तलाक दे दूंगा, और अगर तलाक के बाद उसके माँ बाप को वजह पता चली तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। इसी वजह से वो मेरे भाई के जुल्म बर्दाश्त करती रही, लेकिन इस सब का नतीजा ये निकला कि वो उम्मीद से हो गई। आज समझ आया था उसका व्यवहार क्यों बदला बदला था। क्योंकि वो उसके हक हलाल की औलाद ही नहीं थी। इसी वजह से वो डरी सहमी रहती थी, और आज भी इसी वजह से हिम्मत करके उसने उस गंद के ढेर को ख़त्म कर दिया था। मैंने अपने भाई को इस सब के बदले कड़ी सज़ा दी थी। मैंने उसे बहुत मारा। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई? बड़ी भाभी भी बड़ी बहन जैसी होती है, और तुम तो इस रिश्ते को गाली दे बैठे हो। मैं तो गुलनाज के सामने नज़र भी नहीं उठा पा रहा। मेरे घर में रहकर भी मैं उसकी हिफाजत ना कर सका, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था, लेकिन तुमने मुझे बहुत बड़ी चोट दी है। मेरी माँ को भी जब ये सारी बात पता चली तो उन्होंने भी मेरे भाई से नफ़रत और गुस्से का इजहार किया था।
मैं तो उसे पुलिस के हवाले करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने कहा अभी ये कम उम्र है, इसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। अपनी माँ की विनती करने पर मैंने जैसे तैसे खुद को रोका था। मेरी माँ ने उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। मेरी पत्नी ने मुझसे छुपाकर अच्छा नहीं किया था। अगर वो पहले दिन ही मुझे सच बता देती तो शायद आज उसके साथ ये सब कुछ ना होता, लेकिन शायद वो भी डर गई थी और इस सब में उसका कोई कसूर भी नहीं था। इसी वजह से मैंने उसे माफ़ कर दिया। औरत तो शायद इस मामले में इसलिए बेबस हो जाती है कि पति कभी भी अपने सगे भाई के मामले में बीवी के सच को अहमियत नहीं देता। उसे अपने खून पर ज़्यादा ही भरोसा होता है। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।